17 नंबर टीका से चलेगा ना। देखो बता रहे, तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वात् अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम निरूपणीयम। प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान का निरूपण करते हैं, क्योंकि बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यत्वात्, प्रत्यक्ष का कार्य है वो। अनुमान क्या है? प्रत्यक्ष का कार्य, प्रत्यक्ष का कार्य है। तो प्रत्यक्ष का कार्य होने से अनुमान को प्रत्यक्ष के बाद में बताते हैं, क्योंकि जब पहले आपको धूम का प्रत्यक्ष होगा, पहाड़ पे गए तो पहले धूम का प्रत्यक्ष हुआ, फिर उसके बाद में आपको मन में व्याप्ति का स्मरण आएगा कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि रहता है। ये व्याप्ति का मन में स्मरण होगा। उसके बाद में फिर आप बोलोगे हाँ पर्वत में भी वन्नी है। तो ये हो जाएगा। तत्र प्रत्यक्ष कार्यत्वाद अनुमानम प्रत्यक्षानंतरम निरूपणीयम। प्रत्यक्ष का कार्य होने से अनुमान को प्रत्यक्ष के बाद में ही कहते हैं। तो आगे देखो, तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वाद विशेष लक्षणस्य। मतलब पहले तो सामान्य लक्षण बोलेंगे, फिर उसके बाद में विशेष लक्षण बोलेंगे। तो अनुमान सामान्य, फिर उसका विशेष 3 भाग है। एक होता है शेषवत, एक होता है पूर्ववत और एक होता है सामान्य तो दृष्टा। तो पहले अनुमान सामान्य का लक्षण करेंगे, फिर जाके विशेष में जाएंगे। पूर्ववत क्या होता है, शेषवत क्या होता है और सामान्य तो दृष्टम क्या होता है, ये बाद में देखेंगे। तो इसलिए वहां बता रहे, देखो तत्रापि सामान्य लक्षण पूर्वकत्वात् विशेष लक्षणस्य। तो पहले सामान्य लक्षणो पूर्वो यस्य विशेष लक्षणस्य तत् विशेष लक्षणम सामान्य लक्षण पूर्वकम। ठीक है, सामान्य लक्षण पूर्वक होने के कारण विशेष लक्षण को बाद में बताएंगे। और अनुमान सामान्यम तावत लक्ष्यति, अनुमान सामान्य को पहले बता रहे। तो अनुमान सामान्य का लक्षण बता रहे हैं। तत् लिंगी पूर्वकम इति, लिंग और लिंगी पूर्वक ज्ञान जो होगा वही अनुमान है। ठीक है, तो देखो लिंग मतलब होता है हेतु और लिंगी होता है साध्य। ठीक है, तो उसी को बता रहे, देखो लिंगम व्याप्यम, लिंग होता है व्याप्य और लिंगी व्यापकम। ये व्याप्य व्यापक क्या होता है? व्याप्य यानी कि न्यून देश वृत्तित्व व्यापक, और व्यापक अधिक देश वृत्तित्व व्यापकत्व है ना। तो इसलिए ये जो ज्ञान है अभी आपका अनुमान वाला वृत्ति कैसे होगा? व्याप्य और व्यापक पूर्वक, लिंग लिंगी पूर्वक बोलो अथवा व्याप्य व्यापक पूर्वक बोलो। क्योंकि लिंग ही व्याप्य है और लिंगी ही व्यापक है। अच्छा, समान अर्थ है, समानार्थी है। तो लिंग लिंगी पूर्वक बोलो अथवा व्याप्य व्यापक पूर्वक बोलो, दोनों समान ही है। तो इसलिए बता दिए इधर लिंगम व्याप्यम लिंगी व्यापकम। ठीक है, अभी ये व्याप्य क्या होता है उसका लक्षण बता रहे, देखो 19 नंबर में। शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। तो व्याप्य क्या होता है? वो बंधा हुआ रहता है। व्याप्य बंधा हुआ रहता है, हमेशा व्यापक से बंधा हुआ रहता है। तो देर प्रतिबद्धम व्याप्यम, व्याप्य कैसा रहता है? बोलते प्रतिबद्धम, हमेशा बंधा हुआ रहेगा, व्यापक से बंधा हुआ रहेगा। जैसे पति से बंधी हुई रहती है पत्नी, जहाँ जहाँ पति जाएगा उधर ही वो पत्नी भी जाएगी, उसको छोड़ करके नहीं जा सकती। तो इसलिए और किससे बंधा हुआ रहता है? बोलते हैं वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु ले लो, जैसे वन्नी के साथ स्वभाव मतलब स्वाभाविक रूप से जो प्रतिबद्ध होता है, उसको मतलब कोई बांधा हुआ जबरदस्ती नहीं है।
स्वाभाविक, स्वभाव मतलब स्वाभाविक रूप से, वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से प्रतिबद्ध, बंधित, बांधा हुआ जो वस्तु होता है वही व्याप्य होता है। कोई जैसे अभी वन्य वस्तु है, वन्य वस्तु से स्वाभाविक रूप से बांधा हुआ कौन है? अग्नि। अग्नि वन्य धूम है। धूम। ठीक है, तो इसलिए वन्य वस्तु से स्वाभाविक रूप से बंधा हुआ जो धूम है वही व्याप्य है वन्य का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम। ठीक, अभी वो भी कैसा होना चाहिए बोलते हैं? शंकित, बोलते हैं उसमें कोई शंका भी नहीं रहनी चाहिए। शंकित और समारोपित, और आरोप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा शंका और आरोप इन दोनों उपाधि का निराकरण करते हुए जो वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से संबंधित रहता है वही व्याप्य है। वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से प्रतिबद्ध रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा बोलते? संदेह भी नहीं है वहां पर और ना ही कोई आरोप भी है। आरोप जैसे रज्जु में सर्प का आरोप कर रहे हैं, ऐसे वहां आरोप नहीं होता कि वन्ही में धूम का आरोप किया हुआ, ऐसा आरोप नहीं होता ना। इसलिए वो जो वस्तु स्वभाव से प्रतिबद्ध, मतलब कोई भी वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से बंधा हुआ जो वस्तु होगा वो शंका से भी रहित होगा और आरोप से भी रहित होना चाहिए। शंकित और आरोपित उपाधि निराकरण है। शंकित उपाधि और आरोपित उपाधि इन दोनों का निराकरण करते हुए जो वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से बंधा हुआ रहता है वही व्याप्य है। तो कोई भी वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप से संबंधित जो दूसरा वस्तु होगा वही व्याप्य होगा। और वो कैसा होना चाहिए? उसको दे रहे नीचे, शंकित मतलब संदेह युक्त नहीं होना चाहिए, और समारोपित मतलब आरोप युक्त भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों उपाधि निराकरण है ना, ये दोनों उपाधि के निराकरण करके तो करके जो होगा वही व्यापक, उसको दे रहे। देखो ये हो गया, ये व्याप्य का बता दिया। अभी व्यापक क्या होता है उसको बता रहे, ये न च प्रतिबद्धम तद व्यापकम। ये न मतलब वन्हीना। व्यापक क्या होगा? जिसके द्वारा प्रतिबद्ध हो गया वो व्यापक बन जाएगा। जो प्रतिबद्ध हुआ वो व्याप्य है, और जिसके द्वारा प्रतिबद्ध हुआ वो व्यापक हो जाएगा, है ना? ये तो एकदम सामान्य है। बोलते ये न च प्रतिबद्धम तद व्यापकम। तो ये न वन्हीना प्रतिबद्धम संबद्धम व्याप्यम धूम तद व्यापकम, वो वन्नी व्यापक बन जाएगा और वो धूम व्याप्य बन जाएगा। तो पति क्या बनेगा? पति व्यापक बन जाएगा, व्यापक बन जाएगा। पत्नी व्याप्य बन जाएगा। तो व्याप्य व्यापक ऐसे ये लोग बन जाते हैं। तो ये लक्षण याद रखना, व्याप्य और व्यापक का। व्याप्य का लक्षण है शंकित समारोपित उपाधि निराकरणेन वस्तु स्वभाव प्रतिबद्धम व्याप्यम, और व्यापक का लक्षण है ये न च प्रतिबद्धम तद व्यापकम। ये दोनों लक्षण है, और इसको सामान्य रूप से व्याप्य को बोल देते हैं न्यून देश वृत्तित्व, और व्यापक को बोल देते हैं अधिक देश वृत्तित्व। ये सामान्य रूप से बोल देते हैं। यहाँ जो बोलते हैं धूम को देख करके वन्नी का ज्ञान होता है ना। तो धूम वन्नी का हेतु है क्या? तो धूम ज्ञान वन्नी ज्ञान का हेतु है। वन्नी ज्ञान का है ना। धूम वन्नी का हेतु नहीं है। धूम का ज्ञान वन्नी ज्ञान का हेतु है। धूम का ज्ञान होगा तब वन्नी का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो लक्षण में दिया है कि लिंग लिंगी पूर्वकम, मतलब धूम और वन्नी पूर्वक जो भी होगा वो अनुमान होगा। ऐसे ये लिंग जो दिया है उसमें लगाने का लिंग ज्ञान और लिंगी ज्ञान पूर्वकम। ठीक है, ये दोनों लगाना पड़ेगा। म्हणजे ये धूम का ज्ञान ही वन्य का हेतु बनेगा। वन्य ज्ञान का हेतु बनेगा। वन्य ज्ञान का ज्ञान ये ज्ञापक हेतु है। ये ज्ञापक हेतु है, ये वो वाला हेतु नहीं, कार्य कारण वाला हेतु नहीं।
धूम बन नहीं सकता ऐसा हेतु, ऐसा बन नहीं सकता, उसका ज्ञान बनेगा। हाँ, धूम से वन्नी पैदा होता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं होता। तो वो वाला हेतु नहीं है। जैसे मृत्तिका से घट बनता है, वैसे तो मृत्तिका घट का हेतु है। ये ऐसा हेतु नहीं है। ठीक है, तो वहाँ बता दिया। देखो, लिंग लिंगी, उसको दे रहे 20 नंबर में, लिंग लिंगी ग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। ये जो लिंग लिंगी का ग्रहण किया है ना, लक्षण में दिया है लिंग लिंगी पूर्वकम। वहां पर लिंग लिंगी पूर्वकम नहीं लेकर के क्या लेने का, लिंग ज्ञानम लिंगी ज्ञान पूर्वकम। लिंग के जगह क्या लेंगे, ज्ञान, लिंग ज्ञान। और लिंगी के जगह पे लिंगी ज्ञान, लिंगी ज्ञान। क्यों? क्योंकि ज्ञान से ज्ञान ही हेतु बन रहा है ना। यहाँ पूर्वकम क्यों है? ज्ञान ही वन्य ज्ञान का हेतु बन रहा है। धूम वन्य का हेतु नहीं है, ज्ञान है। इसलिए बता रहे हो लिंग लिंगी ग्रहण है ना, वहाँ जो लक्षण में लिंग लिंगी पूर्वकम ऐसे दिया हुआ है, वहाँ पर लिंग लिंगी के ग्रहण करने से क्या लेने का, बोलते विषय वाचिना विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। विषय वाचक, ये जो लिंग लिंगी जो है ना, ये विषय है। लिंग और लिंगी ये विषय है। और इनका विषय है ज्ञान। जैसे घट विषय है, और घट को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो विषयी है। विषयी, अच्छा। विषयम यस्य अस्ति इति विषयी। तो विषय और विषयी ये दो चीज समझो। तो विषय को नहीं बता रहे यहाँ पर, लिंग लिंगी पूर्वक से विषय को नहीं बता रहे। विषय मतलब धूम और वन्नी को नहीं बता रहे, उससे विषयी को बता रहे, मतलब ज्ञान को बता रहे, ज्ञान को बता रहे। तो इसलिए बता रहे लिंग लिंगी ग्रहण है ना विषय वाचना। ये विषय वाचक जो लिंग लिंगी है, मतलब धूम वन्नी वाचक है, उससे विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। विषयी जो प्रत्यय मतलब ज्ञान, विषयी जो ज्ञान है उसका उपलक्षण किया जाता है। मतलब यहाँ पर लिंग लिंगी के जगह पे लिंग ज्ञान और लिंगी ज्ञान, ये दो लेना पड़ेगा। ठीक है, लिंग ज्ञान और लिंगी ज्ञान ये दो लेना पड़ेगा, तब जा करके लक्षण समन्वय होगा। तो उसको दे रहे लिंग लिंगी ग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणम प्रत्ययम उपलक्षयति। विषयी जो प्रत्यय है उसका उपलक्षण किया जाता है। ठीक है, तो उसको दे रहे, देखो, धूमादि व्याप्य वन्यादि व्यापक इति यह प्रत्यय तत्पूर्वकम। तो उसका भी उदाहरण के साथ दे रहे, धूमादि ही व्याप्य, धूमादि व्याप्य है, धूम व्याप्य है, और वन्यादि व्यापक, वन्नी व्यापक है। जैसे धूम व्याप्य है और वन्नी व्यापक है, ऐसा इति यह प्रत्यय, ऐसा जो ज्ञान होता है तत्पूर्वकम, ऐसा ज्ञान होने के बाद में जो ज्ञान होगा उसी को अनुमान बोलेंगे। जैसे इसका कैसे प्रोसीजर होगा, पहले आपको जा रहे हो रास्ते में जा रहे हो, पास में पहाड़ है, उस पहाड़ में आपको धूम का प्रत्यक्ष हो गया, धूम दिख गया, वहाँ धुआं निकल रहा है, ऐसे देख लिया। देखने के बाद में आपको याद आया कि ऐसे धुआं, और जहाँ धुआं निकलता था वहाँ वन्नी है। जैसे पाकशाला में आपने देखा होगा, पाकशाला में गए थे, अभी तो पाकशाला में ज्यादा धुआं नहीं निकलता क्योंकि गैस हो गया। तो यज्ञशाला देखा होगा, यज्ञशाला में धुआं निकल रहा था लेकिन वहाँ आग था। ये आपको स्मरण होगा। तो स्मरण होने के बाद में एक आपको निश्चय होगा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ वन्नी रहता ही है। ऐसा होने के बाद में आप फिर पर्वत में निश्चय करोगे कि पर्वत में भी अभी धुआं निकल रहा है, तो वहाँ पर भी आग जरूर रहेगा। तो फिर आपको निश्चय हो जाएगा, एक वृत्ति बन जाएगी निश्चय वृत्ति के पर्वत में आग है। तो ये जो ज्ञान हुआ पर्वत में आग है, ये ज्ञान है किसके पूर्वक हुआ, कौन सी वृत्ति पहले बनी, फिर इसके बाद में ये वाला ज्ञान हो गया, ये अनुमान से। हाँ, ये जो अनुमान आपने कर दिया कि पर्वत में आग है, ये कौन सी वृत्ति पूर्वक हुई, लिंग ज्ञान पूर्वक ना।
हाँ, इसमें पहले आपको तो धूम का प्रत्यक्ष हुआ, हाँ, लिंगी उसके ज्ञान बाद पूर्वक। में एक व्याप्ति ज्ञान हुआ। हाँ हाँ जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ अग्नि रहता है, जैसे यज्ञशाला में देखा था। ये जो व्याप्ति ज्ञान हुआ, व्याप्य व्यापक का ज्ञान हुआ, ये दोनों एक व्याप्य और एक व्यापक है। मतलब जहाँ जहाँ धुआं रहेगा वहाँ वहाँ अग्नि रहेगा। ऐसे व्याप्य व्यापक ज्ञान के बाद में फिर आपको ये ज्ञान हो गया कि पर्वत में अग्नि है। अग्नि। तो ये पूर्व पर्वत में अग्नि है, ये ज्ञान के पूर्व में क्या हुआ था? व्याप्ति ज्ञान हुआ था। व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं इसको। निश्चय ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान मतलब होता है कि मतलब नियत सहचर्य वृत्ति, मतलब निश्चय रूप से दोनों साथ में ही रहते। ये जो ज्ञान, धूम और अग्नि निश्चय रूप से, निश्चित रूप से एक साथ ही रहते हैं। दोनों कभी भी एक दूसरे को छोड़कर यहाँ वहाँ नहीं जाते। तो ये जो हो जाता है उसी को बोलते हैं, उसको बोलते थे धूमादि व्याप्य वन्यादि व्यापक इति यह प्रत्यय तत्पूर्वकम। धूम व्याप्य है और वन्नी व्यापक है, ऐसा जो ज्ञान हो जाता है कि धूम छोटे देश में रहता है, वन्नी ज्यादा देश में रहता है, और जहाँ जहाँ धूम रहेगा वहाँ वन्नी रहेगा ही, ऐसा जो प्रत्यय मतलब ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान पूर्वकम, ऐसा ज्ञान पूर्व में होने के बाद में जो ज्ञान होगा उसी को अनुमान बोलते हैं जी। अभी यहाँ पर देखो, लिंग लिंगी दो चीज दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को जब ज्ञान होता है तो ज्ञान होता है कि पर्वतो वन्यमान, है ना। तो अनुमान ज्ञान में होता है पर्वत में अग्नि है, तो ज्ञान केवल अग्नि का नहीं हो रहा है, पर्वत तो विशिष्ट अग्नि का भी हो रहा है, है ना। वो अग्नि कहाँ है? पर्वत में ही है। तो ये जो पर्वत का भी तो ज्ञान रहा ना इसमें। आप केवल इतना बोल रहे हो जिस ज्ञान में धूम है और जिस ज्ञान में वन्नी है, उसी ज्ञान को अनुमान बोलेंगे। लेकिन इस ज्ञान में तो पर्वत का भी तो ज्ञान है, है ना। पर्वत को क्यों छोड़ दिया फिर? तो पर्वत को भी लेना चाहिए। तो इसलिए बताते हैं इसको कि लिंगी जो दिया ना, लिंग और लिंगी पूर्वकम, ये लक्षण में लिंगी को 2 बार आवृत्त कर देने का, मतलब लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकम, मतलब लिंगी 2 बार आ जाएंगे। लिंग लिंगी लिंगी ज्ञान पूर्वकम। तो लिंग तो हो गया क्या? अग्नि। अग्नि लिंग है ना, लिंगी। धूम हो गया लिंग, मतलब हेतु, ये तो मालूम पड़ गया। और लिंगी मतलब अग्नि। ये एक लिंगी से अग्नि ले लिया, और जो दूसरा लिंगी अभी जो नया आवृत्ति किया है ना, उससे वो पर्वत आ जाएगा। तो कैसे वो पर्वत आएगा उसको दे रहे, देखो, लिंग ग्रहण न आवर्तनीयम, लिंग ग्रहण को आवर्तन करने का, 2 बार कर देने का। 2 बार करने से क्या होगा? तेन लिंगम अस्य अस्ति पक्ष धर्मता ज्ञानम अपि दर्शितम भवति। तो जो दूसरा वाला लिंगी लाए हैं, उस लिंगी से लिंगी का भी अर्थ होगा लिंगम अस्य अस्ति लिंगी, तो उससे पक्ष धर्मता ज्ञान आ जाएगा। तो पक्ष धर्म, पक्ष हो गया पर्वत, पर्वत में ही वह धूम धर्म है, ये भी ज्ञान वो आ जाएगा, फिर पर्वत का भी ज्ञान आ जाएगा इससे, ठीक है। इसलिए जो दूसरा लिंगी आया उससे पर्वत ज्ञान भी दर्शित हो जाएगा। इसलिए 2 बार आवृत्ति कर लेने का उसको। तो इसलिए देखो कैसे लक्षण हो जाएगा, तद व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम। ये पूरा अनुमान का भी निष्कृष्ट लक्षण, अंतिम लक्षण हो गया। अनुमान सामान्यम लक्षितम, अनुमान का पूरा लक्षण क्या हो गया? व्याप्य व्यापक भाव। व्याप्य व्यापक, व्याप्य हो गया लिंग, व्यापक हो गया लिंगी, ये 2 लिंग लिंगी हो गए। और पक्ष धर्मता ज्ञान, ये हो गया तीसरा वाला लिंगी। तो व्याप्य व्यापक भाव और पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम इति अनुमान सामान्य लक्षितम, ठीक है। तो पक्ष धर्मता ज्ञान मतलब ये क्या हो रहा है कि आपको जो धूम और वन्नी का ज्ञान हो रहा है, ये पर्वत में ही हो रहा है। पर्वत विषय ये है आपका आधार,
पक्षधर्म का ज्ञान मतलब पर्वत का ज्ञान भी हो रहा है उसमें। इसलिए ये लिंग लिंगी लिंगी पूर्वकम 3 ज्ञान पूर्वक हो जाएगा। लिंग से हो जाएगा हेतु मतलब व्याप्य, और लिंगी से एक लिंगी से आएगा साध्य मतलब व्यापक, और दूसरे लिंगी से आएगा पक्ष धर्मता ज्ञान। अभी जो विशेष है अनुमान विशेष उसको बता रहे। देखो अनुमान में 3 भाग कर दिए थे, उसको बता रहे। अनुमान विशेषांश तंत्रांतर लक्षितान अभिमतान स्मारयति। अनुमान विशेषांश, अनुमान में जो विशेष है 3 विशेष, एक होता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत, एक होता है सामान्य तो दृष्टम। उस अनुमान विशेष को, और वो कैसा है बोलते हैं तंत्रांतर लक्षितान, द्वितीय बहुवचन है। अनुमान विशेषान तंत्रांतर लक्षितान और अभिमतान, ये सब द्वितीय बहुवचन है ना, रामान जैसे। तो अनुमान विशेषान मतलब जो विशेष अनुमान है वो कैसा है बोलते तंत्रांतर लक्षितान। तंत्र मतलब शास्त्र, तंत्रांतर मतलब शास्त्र अन्य शास्त्र। ठीक, अन्य शास्त्र में लक्षितान, अन्य शास्त्र में कहे गए जो अभिमतान, और जो इनको भी अभिमत है सांख्य वालों, सांख्य वालों को भी जो अभिमत है अन्य शास्त्र में भी जो कहे गए हैं, ऐसे विशेष अनुमान, जो विशेष अनुमान है उनको स्मारयति, उनका स्मरण करा रहे हैं। उसको कारिका में दे दिया था त्रिविधम अनुमानम इष्टम। अनुमान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो तत्सामान्यतः लक्षितम अनुमानम विशेषतः त्रिविधम, उसका अर्थ है जो सामान्यतः लक्षितम अनुमान, सामान्य रूप से जिस अनुमान का लक्षण कर दिया लिंग लिंगी पूर्वकम, ऐसा जो लक्षण सामान्य रूप से कर दिया, अभी विशेषतः त्रिविधम, वो विशेष रूप से 3 प्रकार का है। ठीक है, क्या क्या है बोलते पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टम च। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के हो जाएंगे, ये याद रखना, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टम। ठीक है, तो आगे दे रहे हैं तत्र प्रथमम तावत विविधम। तो इसका विभाग कैसे होता है? पहले अनुमान को 2 भाग में विभाजित करते हैं, एक वीत होगा और एक अवीत होगा। फिर वीत में 2 आ जाएंगे, पूर्ववत और शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टा, और अवीत में शेषवत आ जाएगा। तत्र प्रथमम तावत विविधम वीतम अवीतम च। पहले 2 भाग करेंगे अनुमान का, वीत और अवीत। फिर उसके बाद में उन दोनों को वीत में 2 आ जाएंगे और अवीत में 1 आएगा। तो वीत क्या होता है? वीत होता है जो अन्वय मुखेन अनुमानम, अनुमान करते हैं उसको वीत बोलते हैं। और अवीत क्या होता है? व्यतिरेक मुखेन अनुमानम। देखो उसको अभी ऊपर से देखो, अनुमान को 3 प्रकार से विभाजित कर दिया, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टम। ठीक है, तो पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ होता है, पूर्ववत मतलब पूर्व में देखा था ऐसे मैंने। जैसे पूर्व में मैंने यज्ञशाला में देखा था जी। क्या देखा था कि वहां पर धूम निकल रहा था और वहां अग्नि था। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, पर्वत में भी ऐसे ही धुआं निकल रहा है, तो यहाँ भी अग्नि होगा जी। इसको बोलते पूर्ववत। इसी को ही हमारे इसमें बोलते हैं अन्वय व्यतिरेकी। और शेषवत क्या होता है? शेषवत मतलब दूसरों से भिन्न दिखा दोगे आप। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं केवल व्यतिरेकी। तो जहाँ पर आपको अन्वय व्याप्ति नहीं मिलेगी उसी को बोलेंगे शेषवत। जैसे उसका उदाहरण दे रहे, पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्। तो यहाँ पर आप पृथ्वी को इतर से भिन्न कर देते, पृथ्वी शेष रह जाती, दूसरे से भिन्न है, मतलब बाकी जितने भी है उनसे भिन्न पृथ्वी हो जाएगी। कैसे? तो गंधवत्वात्। उसको देखो नीचे से, गंध अभाव वाले इतर, गंध अभाव वाले जो बाकी सब है उन इतर को हटाकर जो शेष बच जाएगा पृथ्वी, ऐसे शेष अनुमान वाले को शेषवत बोलते हैं। मतलब वो बाकी को हटाएगा, निवृत्ति कर देगा। अच्छा। एक ही को शेष रख देगा।
अच्छा। इसलिए इसका नाम शेषवत। ठीक है। और लास्ट में सामान्य तो दृष्टम। सामान्य तो दृष्टम क्या होता है उसको बता रहे। जैसे कोई बोलेगा आपको चक्षुर इंद्रिय है, ये आपको ज्ञान होता है। ज्ञान होता है क्योंकि इसे देख सकते हैं। ये तो गोलक है जो दिखता है, काला काला जो सफेद और काला जो गोल दिख रहा है, ये उसका केवल गोलक है। इंद्रिय तो अंदर है। इंद्रिय तो सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं। हाँ, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन हम उसे देखते हैं, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। हाँ, तो आपका जो देखने वाला जो क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब कार्य तो हो रहा है, दर्शन रूपी कार्य हो रहा है। तो जहाँ भी कार्य होता है वहाँ कारण तो अवश्य रहता है कि नहीं? हाँ। तो जैसे समझ लो जहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा होकर गिरा हुआ है, तो वहाँ पर कोई कारण तो होगा जी। कुठार तो रहेगा ही वहाँ पर। बिना कुठार के लकड़ी का टुकड़ा कैसे हो गया? है ना? ऐसे ही आपको जो दर्शन रूपी जो ये हो रहा है, दिख रहा है सामने वस्तु, उस दर्शन रूपी कार्य से आप इंद्रिय जो चक्षुर इंद्रिय का अनुमान करोगे। तो ये होता है सामान्य तो दृष्टम। इसमें आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात में तो आपको उदाहरण मिल जाएगा, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य यथा यज्ञशाला, है ना? उदाहरण दे के आप बता सकते हो, उसको दूसरे को भी प्रत्यक्ष दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर चक्षुर इंद्रिय इंद्रिय है, उसको आप दूसरे को प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते, कोई उदाहरण दे करके स्पष्ट नहीं करा सकते। केवल उसको इतना बोल सकते हो, हाँ आपको दर्शन हो रहा है ना, दर्शन हो रहा है तो फिर वो इंद्रिय है जी। केवल इतना ही बोलते। सामान्य रूप से ये दृष्ट होता है, मतलब जहाँ जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ कारण होता ही है। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाता है, इसलिए दर्शन रूपी जो कार्य हो रहा है उसका भी चक्षुर इंद्रिय कारण रहेगा। उसका होगी, तो इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्टम। ये मतलब आप उसको उदाहरण दे करके स्पष्टता नहीं करा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं सामान्य तो दृष्टम। देखो दे रहे चक्षुर इंद्रिय है, कैसे पता चलेगा? उसको बताया, नीचे लिखा है, क्योंकि आंख से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण, लेकिन उदाहरण नहीं मिलेगा इसका, उदाहरण आपको कहीं दूसरा नहीं मिलेगा जहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, दर्शन हुआ और वहां पर इंद्रिय निश्चय हो गया। ऐसे कहाँ बता सकते हो आप? उदाहरण नहीं मिलेगा दूसरा, इसलिए यहाँ व्याप्ति संभव नहीं है, उसलिए दे रहे उसको। लेकिन कार्य कारण भाव से पता चल जाता है। जैसे टुकड़ा हुआ है तो कुठार होगा ही, टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा हो गया तो कुठार तो रहेगा ही, वहां पर कारण तो रहेगा ही। तो इसलिए सामान्य रूप से कारण कार्य देखा है तब यह अनुमान कर रहे हैं। कार्य कारण भाव होता है, इसी से यह अनुमान हो जाएगा कि जहाँ जहाँ पर आपको ये मिल गया, दर्शन हो रहा है, वहाँ वहाँ चक्षुर इंद्रिय होगा अवश्य। तो ये तीन प्रकार से लोग विभाजित कर देते, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्टम। तो पहले तो इसको दो भाग में करते हैं, वीत और अवीत। फिर वीत में दो भाग कर देंगे, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट, और अवीत में एक रख देंगे शेषवत। देखो उसको दे रहे तत्र प्रथमम तावत द्विविधम वीतम अवीतम च। पहले दो प्रकार से कर देंगे, वीत और अवीत। फिर बोलते हैं वीत क्या होता है? बोलते हैं अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम, जो अन्वय मुख से ज्ञान कराता है उसको बोलते हैं वीत। और व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम, और जो व्यतिरेक व्याप्ति वाला कराएगा उसको अवीत बोलते हैं, उसी में ही शेषवत आ जाएगा। तो ये अन्वय और व्यतिरेकी क्या होता है? देखो उसको मैं फोटो भेजता हूँ उसको। देखो अन्वय क्या होता है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, ये अन्वय है। अन्वय मतलब ये उसको हेतु सत्वे साध्य सत्वम, जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य रहेगा, ये होता है अन्वय व्याप्ति। हेतु को देख करके साध्य का अनुमान करना।
इसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। हेतु सत्वे साध्य सत्वम जी। आकार है यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य। हाँ। और व्यतिरेक व्याप्ति क्या होता है? साध्या भावे हेत्वा भावा, उल्टा हो जाएगा उसका। अच्छा। अन्वय का उल्टा। हाँ। अन्वय में क्या, हेतु जहाँ पर है वहां पर साध्य रहेगा, और यहाँ पर बोलते जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु भी नहीं रहेगा। साध्या भावे हेत्वा भाव, ये व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब उसको नेगेटिव रूप से बता रहे हैं। बात तो वही बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं। जैसे कान सीधा सीधा पकड़ लिया और कान टेढ़ा ऐसे हाथ घुमाकर पकड़ लिया, नेगेटिव रूप से बता रहे व्यतिरेक में। मतलब जहाँ पर वन्नी नहीं होगा वहां पर धूम भी नहीं रहेगा। अच्छा। ऐसे बोलो जहाँ जहाँ धूम रहता है वहाँ वहाँ वन्नी रहता ही है। ये सीधा सीधा बोल दिया, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि रहता है। और उल्टा रूप से बोलेंगे तो जहाँ धूम नहीं, जहाँ अग्नि नहीं रहता वहाँ धूम भी नहीं रहता। धूम भी नहीं रहता। ये व्यतिरेक, उसको दे रहे साध्या भावे हेत्वा भाव। उसका ऐसा, यत्र वन्नीर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। तो ये अन्वय व्याप्ति होता है, व्यतिरेक व्याप्ति होता है। तो ये जो शेषवत होता है ना, शेषवत में केवल आपको व्यतिरेक व्याप्ति ही मिलेगा, अन्वय व्याप्ति आप नहीं बता सकते। जैसे शेषवत का उदाहरण दे रहे, पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्। पृथ्वी दूसरे से भिन्न है, क्यों? क्योंकि गंध वाली है। अब यहाँ पर आप अन्वय व्याप्ति बताओगे, अन्वय व्याप्ति क्या बनेगी इधर? हेतु सत्वे साध्य सत्वम। कैसे बनेगा? मतलब जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ पृथ्वी है, वहाँ इतर भिन्न है। हाँ। साध्य क्या है इसमें? साध्य है पृथ्वी। इतर भिन्नत्वम। इतर भिन्नत्वम यहाँ साध्य है। और पृथ्वी पक्ष है। पृथ्वी पक्ष। पृथ्वी में आपको इतर भिन्नत्व सिद्ध करना है, मतलब पृथ्वी इतरों से भिन्न है। इतरों से मतलब इतर हो गए जलादि 8, क्योंकि 9 द्रव्य मानते हैं लोग, न्याय वाले। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये तो 5 हो गए। और काल दिक आत्मा मन, ये 4, तो 9 मानते हैं। 9 में से पृथ्वी जो है बाकी 8 से भिन्न है। क्यों भिन्न है? बोलते गंध वाली है इसलिए। तो यहाँ पर हेतु है गंधवत्वम और साध्य इतर भिन्नत्वम। तो अन्वय व्याप्ति होती यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र इतर भिन्नत्वम। ये अन्वय व्याप्ति, ये यहाँ पर नहीं बन पाता। अच्छी। क्यों नहीं बने? क्योंकि यहाँ उदाहरण ही दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पृथ्वी को छोड़ के और दूसरा उदाहरण है जहाँ जहाँ गंध है वहाँ वहाँ इतर भिन्नत्व रहेगा। नहीं, पृथ्वी में ही तो गंध है। क्योंकि गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी में, केवल पृथ्वी में रहता है, और वो तो अभी पक्ष है। पक्ष है, हाँ। इसलिए यहाँ उदाहरण नहीं मिलने के कारण ये अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाती। लेकिन व्यतिरेक व्याप्ति बन जाती है इधर। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब साध्य भाव है हेत्वा भाव। हाँ, जहाँ जहाँ पृथ्वी नहीं रहेगी, जहाँ जहाँ गंध नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ इतर भिन्न का अभाव है वहाँ वहाँ गंधवत्व नहीं है। ऐसे है। ये व्यतिरेक व्याप्ति है। यत्र इतर भिन्न भाव तत्र गंधवत्वा भाव। वहाँ गंधवत्वम लिखा है ना, वो अभाव भी आ जाएगा, वो गलत लिख दिया मैंने। क्योंकि इसमें अभाव का लेते हैं, यत्र इतर भिन्न भाव तत्र गंधवत्वा भाव, अभाव। तो इसमें उदाहरण मिल जाएगा जहाँ जहाँ इतर भिन्न का अभाव है। इतर कौन है? 8 है। उन 8 से भिन्न कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी का अभाव मतलब इतर का अभाव। नहीं, इतर का अभाव नहीं होगा, तो अलग है ना। हाँ, पृथ्वी का अभाव मतलब फिर से वो 8 आ जाएंगे। 8 आ जाएंगे। इतर हो गए 8 से भिन्न हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी का अभाव मतलब फिर से वो 8। देखो, भिन्न और अभाव दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इतर आ जाएगा। ठीक है। इतर मतलब हो गए वो 8, उससे भिन्न हो गई पृथ्वी, और उस पृथ्वी का अभाव, भिन्न का अभाव मतलब फिर से वो 8 आ जाएंगे। मतलब इतर भिन्न भाव मतलब वो 8। जहाँ जहाँ इतर भिन्न भाव है मतलब वो 8 है, वहाँ वहाँ गंधवत्व का अभाव है। तो यथा वहाँ पर जल ले लो, ये ले लो, तेज ले लो, आकाश ले लो।
कोई भी एक ले लो, वहाँ पर इतर भिन्न अभाव भी है और वहाँ गंध भी है, गंदे भी है। तो उधर इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति ही बनती है केवल, इसलिए इसको शेषवत बोलते हैं। शेषवत में केवल आपको व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगी, जी। अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पर आपको कोई उदाहरण ही नहीं मिलेगा अन्वय व्याप्ति का, इसलिए इसको बोलते हैं शेषवत। देखो इसलिए शेषवत केवल व्यतिरेक व्याप्ति वाला है, अवीत है, इसको ही अवीत बोलते हैं। और जो पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम रहता है, ये दो है शेषवत को छोड़ करके, इनमें अन्वय व्याप्ति भी संभव है, इनमें अन्वय व्याप्ति भी बन जाती है। पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम में अन्वय व्याप्ति भी बन जाएगी। जैसे पूर्ववत में पर्वतो वन्यमान धूमात, ये पूर्ववत का उदाहरण है, पूर्व में मैंने देखा था मानस में, तो उसमें यत्र यत्र धूमत यत्र यत्र वन्य, ये तो अन्वय व्याप्ति बनती है वहां पर। तो पूर्ववत में आपको अन्वय व्याप्ति मिल जाएगी और सामान्य तो दृष्टम में भी मिल जाएगी। सामान्य दृष्टम में देखो दे रहे चक्षुरेंद्रियम सत करणत्वात्, चक्षुरेंद्रिय है, उसकी सत्ता है, क्यों? क्योंकि वो करण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र करणत्वम, वहाँ पूरा लिखा नहीं, वहाँ लिखेंगे यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र करणत्वम, जहाँ कार्य होता है वहाँ वहाँ करण होता ही है। ठीक है, इसलिए ये हो जाता है सामान्य तो दृष्टम। तो यहाँ तक ये बताइए, इसलिए वहाँ देख लो, अभी ये पंक्ति को खत्म करते। अन्वय मुखेन प्रवर्तमान विधायकम वीतम, ठीक है, अन्वय मुख से जो प्रवर्तमान होता है, अन्वय व्याप्ति से जो प्रवर्तमान होता है, प्रवृत्ति होता है, विधायक ऐसे विधान करने वाला जो अनुमान होगा उसको वीत बोलेंगे। मतलब इसमें दो आ जाएंगे, शेषवत और सामान्य, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम। क्योंकि पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टम ये दोनों में आपको अन्वय व्याप्ति मिल जाएगी। और व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम, और जो व्यतिरेक मुख से जो शुरू होता है उसको बोलते हैं अवीत। अवीत तो वो हो जाएगा ये वाला शेषवत, क्योंकि शेषवत में आपको व्यतिरेक व्याप्ति मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसको बताएंगे अभी आगे। चलो, ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।